हेलो, नमस्ते सभी प्यारे भाइयों को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल अमन स्मार्ट क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही कुशल होंगे, अच्छे होंगे। तो आज जो हमने जो आपका लास्ट टॉपिक कराया था, जिसमें हम आपको बता रहे थे ग्राम पंचायत के अबाउट में, उसकी हमने आपको 3 वीडियो दे चुके हैं। उसके बाद आज हम आपको एक नया टॉपिक कराने वाले हैं, जिसमें आपको भारतीय संविधान के भाग के अबाउट में हम बताने वाले हैं। पिछली वीडियो हमने अनुसूचियों के अबाउट में बताई थी, शेड्यूल्स के अबाउट में बताई थी, और आई होप वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसी हम अगली वीडियो आपके सामने आज जो बनाने वाले हैं, आज जो आपका कंटेंट है वो है आपका भाग से संबंधित। भारतीय संविधान में भाग कितने हैं और कौन कौन से भाग हैं, कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं, इसमें हम विस्तार से जानेंगे। ये पूरी जानकारी हम विस्तार से देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रत्येक परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं आपके भागों से। तो सबसे पहली बात कि आपके जो मूल संविधान है, मूल संविधान में भाग कितने थे? मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? जैसे हमने अनुसूचियों में बताई थी कि अनुसूचियों की जो संख्या थी, जो आपकी मूल अनुसूचियां थी वो कितनी थी? 8। उसके बाद 4 कुछ आपके संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई। ऐसे ही आपके जो मूल संविधान में भाग थे वो कितने थे? तो मूल संविधान में अगर भागों की बात करें तो उनकी संख्या है आपकी 22। मूल संविधान में आपके जो भाग थे वो 22 थे। कुछ आपके अनुच्छेदों की बात होती है। 3 बातें आती हैं यहां पर। मूल संविधान में अनुच्छेद, आर्टिकल्स, तो 395। मूल संविधान में अनुसूची तो आपकी 8। मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी, आर्टिकल्स की संख्या 395 और मूल संविधान में भागों की संख्या 22। बेटा भाग जो हैं आज भी 22 हैं, संख्या अगर बात करें तो आज भी 22 है। लेकिन होता क्या है कि आपका जैसे पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे ये जो क्रम अगर ऐसे आप काउंट करोगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे आप डॉट 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 22 तक जाइए, तो ऐसे तो आपके 22 हैं। लेकिन जो हमें कुछ नई बातें पता चली, नए भाग बनाने पड़े किसी से संबंधित, जैसे ग्राम पंचायतों में नगर पालिकाएं जोड़नी पड़ी। ऐसे ही आप भाग 4 नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के कर्तव्य होते हैं उसके अकॉर्डिंग मूल कर्तव्य जो व्यक्तियों को बताए गए, तो भाग 1 और बताया गया यहां पर, भाग 4 का। अगर ऐसे काउंट करोगे तो आपके 22 हैं। अगर आप इन भागों के भी भागों के उपभाग देखोगे तो इस प्रकार से आपके 25 होते हैं, 25 भाग होते हैं। वैसे तो मूल संविधान में आपके जो भाग हैं वो 22 हैं। अगर इनके पार्ट 4 का ए, 14 का ए, 14 का बी ऐसे काउंट करते हो तो इनकी संख्या आपके सामने निकल कर आएगी 25। और वैसे कितने हैं आपके? 22 भाग हैं मूल संविधान में भी और आज भी। और इनके अगर पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स को ऐड करके जो भाग निकल कर आएंगे वो आपके 25 निकल कर आएंगे। ऐसे ही आर्टिकल्स, मूल जो आर्टिकल्स हैं ओरिजिन के समय से वो 395 हैं और आज भी 395 हैं। 1 से लेके काउंट करना स्टार्ट करो 395 तक पहुंचेंगे, आर्टिकल समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 19, इसी में आपके 6 आर्टिकल A, B, C, D, E ऐसे करके दिए हुए हैं। अगर इन ABCD को भी क्रमागत रूप से देखा जाए, 19 के बाद क्या आना चाहिए? 20। अगर आपने काउंट किया 19 के बाद 20, 21, 22, 23, फिर 24, फिर इसके बाद 21 का A, फिर 21 का B, तो कितने हो गए? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 तो यही हो गए। अगर ऐसे पार्ट के अकॉर्डिंग इन्हें काउंट करोगे तो आपके 475 के अप्रोक्स ये बैठते हैं आर्टिकल आज के समय में। जो कभी 465 थे अब 475 हो चुके हैं अप्रोक्स लगभग। तो मूल संविधान में आपके आर्टिकल्स 395, अनुसूचियां
8 थी जो कितनी कर दी गई हैं, अब वर्तमान में ये 12 हैं। पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था। जिसने नहीं देखी है पिछली वीडियो वो उस वीडियो को जाकर देखे, अनुसूचियों के अबाउट में विस्तार से बताया गया है। तो अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके मूल संविधान में जो भागों की संख्या है वो 22 है, आर्टिकल 395, या अब जो है वर्तमान में 475, ऐसे ये 25 ABCD को मिलाकर अगर बात करें तो। चलो मैं विस्तार से बता चुका हूं, ठीक है। चलो एक एक करके भाग को पढ़ते हैं। क्या क्या भाग हैं भारतीय संविधान में, कौन कौन से भाग क्या क्या कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए और लास्ट तक बने रहना। और आशा करता हूं आप सभी को यह क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले आता है आपका भाग 1, संविधान का भाग 1। और भाग 1 बोलता है संघ व राज्य क्षेत्र। आपका जो भाग 1 है ये बताएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ मतलब कि राज्य क्षेत्र, आपका जो यूनियन है, जो आपका देश है, देश और उसके राज्य क्षेत्र के अबाउट में बताता है। भारत एक यूनियन है, संघ है, और उसका राज्य क्षेत्र कितना होगा उसके अकॉर्डिंग आपके भाग 1 में वर्णन किया गया है। इसमें आर्टिकल्स कितने हैं, अनुच्छेद, इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आपके 1 से लेके 4, 1 to 4। भाग 1 क्या है, इसमें संघ व उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल हैं 1 से लेके 4 तक इसमें वर्णन किया गया है। पहले इसमें जो आर्टिकल्स आपके आते थे, आर्टिकल 2 के ए और आता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो आर्टिकल्स हैं इनके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे, फिलहाल ऐसे ही देखते हैं। भाग 1 में आएगा संघ व उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4। 1 to 4 से लेके थोड़ी इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो उठाकर देख लेते हैं। भाग 1 में क्या होगा, भाग 1 में बताया गया है आपके संघ एवं राज्य क्षेत्रों का मतलब ये कि वर्तमान में हमारा जो देश है उसमें कितने राज्य व कितने यूटीज हैं। अगर राज्यों की बात करें तो वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। और ये कब से हैं, आपके 26 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग, 26 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 1 to 4 इनका वर्णन किया गया है। जैसे आपका आर्टिकल 1 बोलता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें आपके 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। ऐसे ही आपका आर्टिकल नंबर 3 बोलता है कि अगर इसमें कोई भी परिवर्तन करनी है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना है, घटाना है, कम करना है, तो ये सब कार्यक्रम कौन करेगी, संसद करेगी, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 4 आपका बोलता है 2 व 3 के द्वारा हुए परिवर्तन आपके संविधान संशोधन में नहीं जोड़े जाएंगे। किसी दिन हम आर्टिकल की क्लास और बना देंगे, जो मुख्य मुख्य आपके अनुच्छेद हैं उनके बारे में और बता देंगे, ठीक है। तो भाग 1 संघ व उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4। इसके बाद आता है आपका भाग 2, और भाग 2 में आता है आपका नागरिकता। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। 1 to 4 तक चल दिया, 4 से तो नहीं शुरू होगा, अब कितने से आएगा, 5 से, और 5 से लेके 11 तक आपका नागरिकता के अबाउट में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 5 to 11। देखो जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो अब यह समस्या आई कि किस व्यक्ति को तो भारत की नागरिकता दी जाए, और कौन व्यक्ति है जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत में आना चाहता है तो किसे नागरिकता न दी जाए। इसके लिए बहुत ही ज्यादा रूल्स बनाने थे, कानून बनाने थे, उसके लिए हमने वर्णन कर दिया नागरिकता के अबाउट में। तो नागरिकता संबंधी जो आपके प्रावधान हैं भाग 2 में आते हैं, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इनमें वर्णन किया गया है। इसमें भारतीय व्यक्तियों के लिए भी नागरिकता है, भारतीय मूल के व्यक्ति जो होते हैं, जिसमें आप आर्टिकल 8 देखते हो। आर्टिकल 8 में आपके NRI,
PIOs और आपके OCIs, ये इन सब का वर्णन किया गया है। जो भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं उनका भी वर्णन इसी में किया गया है। तो इसके अबाउट में भी हम चर्चा करेंगे, नागरिकता के अबाउट में, लेकिन इस क्लास में नहीं, इसमें सिर्फ आपके भाग ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भाग 1 हुआ संघ व उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4। भाग 2 नागरिकता 5 से लेके 11 तक। देखो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है आपके, अगर आप इन भागों को पढ़ लेते हो और कोई आर्टिकल आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 8 में किसका वर्णन किया गया है, तो उसमें आप देख सकते हो 5 से लेके 11 तक क्या है, नागरिकता। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि हम किस आर्टिकल 8 में क्या आ सकता है, किसके बारे में हम वर्णन कर सकते हैं। तो नागरिकता 8 इसी में आएगा, 5 से लेके 11 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो नागरिकता 5 से लेके 11, इसमें आपका नागरिकता वर्णित की गई है। भाग 1 आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। इसके बाद आता है आपका भाग 3, और भाग 3 में आएगा आपका मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। अब ये कितने से शुरू होंगे, यहां पर ये 11 तक खत्म हुआ, तो ये 12 से लेके 35 तक इनका वर्णन किया गया है। देखो मौलिक अधिकार का मतलब यह है कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उन वहां के रहने वाले व्यक्तियों को कुछ राइट्स, कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार। कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है और जहां के नियम कायदों का नियम विधियां कानून का पालन करेगा, उस व्यक्ति को भी कुछ राइट्स या फिर अधिकार दिए जाएंगे, जिसे आप मौलिक अधिकार बोलोगे। जैसे आपका जन्म भारत में हुआ तो आपको भारत देश कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, शोषण नहीं होना चाहिए आपका, तो ये सभी आपके मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप जानते हो कि इसमें आपको वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। पहले जो आपके मौलिक अधिकार थे 7 थे, अब वर्तमान में 6 हैं। हटा कौन सा दिया गया है? अगर हटाने की बात करें तो आपका 31A, आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A को वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। वैधानिक अधिकार बनाकर किस आर्टिकल में डाल दिया गया है? 300A। 300 के काम में रखा है। ठीक है, आर्टिकल 31A को अब वैधानिक या फिर कानूनी अधिकार बना दिया गया है और 300A में डाल दिया गया है, 300 के काम है। और ये आपका मोरारजी देसाई के समय में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हुआ। 44 CAA 1978, 1978। मोरारजी देसाई के समय इसको क्या बना दिया गया? वैधानिक अधिकार। पहले कितने थे आपके मौलिक अधिकार? पहले 7 थे, अब कितने हैं वर्तमान में? 6। हटाया कौन सा गया है? आपका आर्टिकल 31A 44 CAA 1978 के द्वारा इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो आपका भाग 1 हुआ संघ व राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। भाग 2 नागरिकता 5 से लेके 11 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक। पहले कितने थे? 7 थे मौलिक अधिकार, अब कितने हैं? आपके 6 हैं। हटा कौन सा दिया गया? आर्टिकल 31 का A। इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार, कि कोई भी व्यक्ति अपने संपत्ति को एकत्रित कर सकता है। संपत्ति का अधिकार जो अब नहीं है वर्तमान में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चाहे लिखते चलो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हटाएं? ठीक है, चलो।
इसके बाद अगला भाग देखते हैं, आपके भाग 3 तक हो गया। अगला भाग है आपका भाग 4। और भाग 4 क्या बोलता है? नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार समझ गए क्या होते हैं? जिस क्षेत्र में आपने जन्म लिया है वहां पर कुछ आपको राइट्स दिए जाते हैं, उन्हें आप क्या बोलोगे? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है आपका भाग 4। और भाग 4 में आते हैं आपके ये जो आपके आर्टिकल्स आएंगे 35 तक हुए ना, ये आएंगे 36 से लेके 51 तक। और इसमें है क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो भाग 4 बोलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य मतलब जिस क्षेत्र का आप निर्माण कर रहे हो उसको क्या बनाना है? कल्याणकारी। कोई भी राज्य है, अगर आप उसका निर्माण करोगे तो उसे कैसा बनाओगे? वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए आपको कुछ पॉलिसी चाहिए, नीतियां। कोई भी राज्य का जब निर्माण होता है तो उसे कल्याणकारी राज्य बनाया जाता है, जिसके लिए कुछ नीतियां होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में नीतियां, बच्चों के लिए पर्यावरण अच्छा हो, पर्यावरण होना चाहिए अच्छा। इसके अलावा वहां पर अस्पताल की सुविधाएं हो, शिक्षा अच्छी तरह से डेवलप की जाए। तो ये सभी क्या है? ये नीतियां हैं। और इन नीतियों का निर्देशन करना, किस प्रकार से निर्देशन किया जाना है, किस प्रकार से इसमें डायरेक्शन दिया जाना है, वही क्या है? आपका भाग 4 में वर्णन किया गया है इन्हीं का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो किसी भी राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए जो राज्य नीतियां निर्देशित करता है, निर्देशन करता है, डायरेक्टेड करता है, डायरेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। एक तरह से बोल सकते हो ये राज्य के कर्तव्य हैं जो इसे करने चाहिए। अब ये करे या ना करे, इसके खिलाफ हम कहीं पर भी जाकर कोई शिकायत नहीं कर सकते। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व के अबाउट में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अबाउट में जाकर आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या पुलिस थाने में, किसी भी न्यायालय में जाकर आप शिकायत नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कर्तव्य है। चाहे इनका पालन करे चाहे ना करे, वो उस राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन कामों को करे, लेकिन ना करे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। तो ये आपके भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसके अबाउट में बताया गया है। इसके बाद आता है आपका भाग 4 का और इसमें आपका आएगा आर्टिकल 51 ए, और इसमें आएगा क्या? मौलिक कर्तव्य। मतलब आपने राज्य को कर्तव्य बता दिए तो क्या आपके कुछ कर्तव्य नहीं बनेंगे? भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हैं और ये रहने वाले व्यक्तियों को, जो इस देश में निवास करेंगे, उन व्यक्तियों के ये कर्तव्य हैं कि इन कर्तव्यों का वो पालन करेगा। और कर्तव्य कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ाएंगे। आर्टिकल 51 ए में इनका वर्णन किया गया, किसका? मौलिक कर्तव्यों का। अगर बात करें कि पहले कितने थे, ये पहले आपके मौलिक कर्तव्य थे 10 और वर्तमान में है ये आपके 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं 11। अब यहां पर नागरिक इनका पालन करे या ना करे, लेकिन ऐसा भी ना करे जिससे दूसरे व्यक्ति को क्षति हो। जैसे आपको एक एग्जांपल में मौलिक कर्तव्य बताते हैं कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए।
राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, मतलब कि 26 जनवरी या 15 अगस्त वाले दिन कहीं पर भी आपको राष्ट्र ध्वज फहराया हुआ दिखाई दे तो ऐसी हम आशा करते हैं कि अगर आप भारतीय नागरिक हो तो उसके सामने आपको खड़ा रहना चाहिए कुछ समय तक, या फिर उसे सलामी देनी चाहिए। अब ये जबरदस्ती तो है नहीं कि हाँ भाई आपको पकड़ कर कहा जाए कि हाँ सलामी देकर जाएगा वरना तुझे यहां से जाने नहीं देंगे, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आप राष्ट्र ध्वज को सम्मान दे सकते हो, लेकिन अगर नहीं सम्मान दे रहे हो तो आप अपमान नहीं करोगे, आप साइलेंट हो जाइए। फिर राष्ट्र ध्वज का सम्मान करो, अगर नहीं कर रहे हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप नेगेटिव भी नहीं बोल सकते। जब पॉजिटिव आप नहीं कर सकते तो नेगेटिव मत कीजिए, वरना उदासीन रहिए। ऐसे ही राज्य आपके लिए पॉजिटिव करे लेकिन वो आपके लिए नेगेटिव नहीं करेगा। अगर नेगेटिव करता है तो आप शिकायत कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव करे या ना करे इस बात पर आप उसकी शिकायत नहीं कर पाओगे। जैसे यहां पर आपने ये काम पॉजिटिव किए या नहीं किए लेकिन आप खामोश रहोगे तभी आपको कोई समस्या नहीं होगी। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है आप करिए या ना करिए, वो आपकी समस्या, लेकिन अपमान नहीं कर सकते। तो मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, अब वर्तमान में 11। बताएंगे कौन सा बढ़ा दिया गया? शिक्षा का अधिकार बढ़ा दिया गया है। इन दोनों को नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कौन सी समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा 42वां CAA 1976 1976 इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय, और उस समय से जोड़ा गया था। स्क्रीनशॉट लेना, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो भाग 4 भी हो गया, 4 का ए भी हो गया। इसके आगे देखते हैं भाग 5, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो सभी को याद रहते हैं, अब यहां से थोड़ी सी समस्या होती है। अब है आपका भाग 5। और भाग 5 में आएगा आपका संघ, जिसे आप यूनियन बोल सकते हो। और इसमें आपके जो आर्टिकल आते हैं, इसमें आपका कहां तक हो गया? 51 तक। इसमें आएगा 52 से लेके 151, लगभग 100 आर्टिकल इसमें आते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इसी में से क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछे जाएंगे ये। और इसका एक और आएगा अभी 6, भाग 6, इनमें से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, इसमें जो मुख्य बातें हैं आपकी ये हैं कुछ, देखो, वरना यहीं तक कोई भी आपको अगर भाग के अबाउट में बताएगा तो वो यहीं तक क्लियर करा देगा, इसके आगे नहीं बताता है। तो विस्तार में पढ़ने का मतलब यही है कि हम इसमें विस्तार में जान रहे हैं। तो संघ, यूनियन, सबसे पहले इसमें जो आएगी आपकी, एक तो होती है आपकी कार्यपालिका, जिसे आप एग्जीक्यूटिव बोल सकते हो। एक होती है आपकी विधायिका, जिसे आप लेजिस्लेचर बोल सकते हो। एक होती है आपकी न्यायपालिका, जिसे आप ज्यूडिशरी बोल सकते हो। कार्यपालिका का जो वर्णन है इसमें आर्टिकल 52 से लेके 78 तक किया गया है, 52 से 78। इसके भी अंदर बता रहे हैं हम, संघ में आपकी 3 बातें 3 चीजों से मिलकर बनेगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर बनाते हैं आपके संघ को, ये केंद्र के हैं।
तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका आपकी आर्टिकल 52 से लेके 78 तक आती है। इसमें जो मुख्य होते हैं आपके आर्टिकल 52, और इसमें आएगा आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63, इसमें आएगा आपका उपराष्ट्रपति। इसके बाद आपका आर्टिकल 74, इसमें आएगी आपकी मंत्री परिषद, कैबिनेट, या फिर बोल सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इनका एक मुखिया होगा जिसे क्या बोलते हो आप, प्रधानमंत्री। ठीक है, 52, 63, 74, और इसी में आपका एक और मुख्य होता है आर्टिकल नंबर 76, और जिसमें होता है आपका महान्यायवादी, महान्यायवादी। ये आपके कार्यपालिका के अंग हैं। तो कार्यपालिका आपकी 52 से लेकर 78 तक, जिसमें आर्टिकल 52 आपका राष्ट्रपति, आर्टिकल 63 आपका उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 74 आपका मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री, आर्टिकल 76 आपका आएगा महान्यायवादी। 75 में आपकी मंत्री परिषद के बारे में ही बताया गया है, जिसके बारे में हम चर्चा तब करेंगे जब आपको मंत्री परिषद पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य मुख्य बातें हैं। आपकी कार्यपालिका, यही व्यक्ति हैं जो कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव। अब बोलोगे आप कार्यपालिका होती क्या है, एग्जीक्यूटिव होती क्या है, तो मतलब ऐसे व्यक्ति जो कार्यों को करवाते हैं वो आपके कार्यपालिका कहलाएगी। ऐसे व्यक्ति जो कार्यों को करवाएंगे। कार्य कौन से, जो कानून लागू किए जा रहे हैं, जो विधायिका कार्य बता रही है, उन कार्यों को करवाने वाले अधिकारी वो यही होते हैं। मतलब कानूनों को लागू करवाने वाले, कानून को लागू कराने वाली संस्था, कराने वाले या फिर कराने वाली, वो होती है आपकी कार्यपालिका। और कार्यपालिका में आपके ये सभी आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। इसके बाद देखते हैं आपकी विधायिका को। इसके बाद देखते हैं आपकी विधायिका। आपका 78 तक तो इसमें वर्णन किया गया। 78 में जो बताया गया है वो आपके संघ और राज्य के जो अंतराल में जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों हैं उनके संबंध बताए गए हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये है आपका आर्टिकल 79 से लेके 122, वैसे 123 कर लो, वो ज्यादा बेटर है। 123 विधायिका, आर्टिकल 79 से लेके 123 तक वर्णन किया गया है विधायिका। विधायिका में इसमें मुख्य आपके 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, ये सदन होते हैं आपके संसद के, ये सदन हैं दोनों। तो 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। आर्टिकल 123 123 ये थोड़ा सा मुख्य है। इसमें है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति। ये इंपोर्टेंट है यहां पर। आर्टिकल 123 बोलता है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, मतलब वैसे विधायिका जो कानून बनाने, विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण
करना। और विधायिका हम किसे बोल रहे हैं? हम बोलेंगे विधायिका संसद को। संसद आपकी विधायिका है जो कानून का निर्माण करती है। बिल जो पारित किए जाते हैं, जो पेश किए जाते हैं, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, इन दोनों में से पास होने के बाद आपके राष्ट्रपति जी के पास पहुंचेंगे, वो हस्ताक्षर करेंगे। संसद को बोलोगे आप केंद्र की विधायिका, जिसमें कानूनों का निर्माण होता है पूरे भारत के लिए। लेकिन जब संसद सत्र में ना हो, जब छुट्टियों पर चल रही हो, संसद नहीं चलेगी, उसमें जो बैठे हुए एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो जब छुट्टी पर चल रहे हो, संसद सत्र में ना हो और कोई आपात की समस्या आ जाए, उस समय पर जो कानून बनाने का कार्य करेगा वो राष्ट्रपति करता है। विधायिका की जो वैधानिक शक्ति है वो संसद के पास है। कानून निर्माण करने का कार्य संसद का है, और जब संसद सत्र में नहीं चलती तो उस समय राष्ट्रपति के हाथों में विधायी शक्ति आ जाती है। समझ में आया? राष्ट्रपति के पास जो विधायी शक्ति है वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत हमारे संविधान में वर्णित हैं। जैसे कोई भी अध्यादेश जब पारित किया जाता है, यहां पर जान सकते हो सामान्य भाषा में अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ऐसा आदेश जो तुरंत लागू कर दिया जाए या फिर कार्यपालिका के द्वारा स्वीकार किया जाए, ऐसा कानून, तो आपका जो अध्यादेश है वो आर्टिकल 123 में आएगा, जिसे बोल सकते हो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इसका जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वो 6 माह तक होता है। 6 माह आपके अध्यादेश का मैक्सिमम टेन्योर होता है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति मतलब राष्ट्रपति के द्वारा निर्माण किए गए कानून, ऐसे जब संसद सत्र में ना हो उस समय, जैसे आप सभी को पता है कि पहले जब गवर्नर जनरल बनते थे तो उन्हीं के द्वारा विधायी शक्तियां उन्हीं को प्राप्त थीं, और वही क्या करते थे, कानून का निर्माण करते थे और वही कानून को लागू करवाते थे आर्टिकल 1781 वाले अधिनियम के अंतर्गत। 1781 में यह प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल जो होगा वही तो कार्यपालिका का कार्य करेगा और वही विधायी कार्य करेगा। तो यहां पर भी एक वही चीज दिखाई दे रही है कि आर्टिकल 123 बोलता है कि कार्यपालिका और विधायिका का एकीकरण, कार्यपालिका प्लस विधायिका का एकीकरण। किस अनुच्छेद के द्वारा कार्यपालिका व विधायिका का एकीकरण किया जाता है? तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका का एकीकरण हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का हेड है आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग, और यहां पर 123 के अकॉर्डिंग ये विधायी शक्ति या फिर विधायिका का हेड हो गया, तो यहां पर एकीकरण हो गया आपका आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपकी विधायिका है जो कानून का निर्माण करवाएगी। विधायिका क्या होती है? कानून का निर्माण करवाती है। कार्यपालिका इन निर्मित हुए कानून को क्या करवाएगी? लागू करवाएगी। क्लियर हुआ? चलो, तो इसमें जो मुख्य आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 79 संसद, जिसमें 2 सदन होते हैं 80 व 81, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 आपका लोकसभा, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। इसके सभी आर्टिकल पढ़ेंगे जब हम संसद के अबाउट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद ही कोई ऐसे आपको कराएगा, इतना विस्तार में बताएगा। नॉर्मली तो आप सभी ने पढ़ी ली है। चलो, लिखते हुए चलना है इन्हें, तभी जाकर ये आपके समझ में आ पाएंगे। और कोई भी बात अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दिया करें, जिससे हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसे बता सकें और अच्छे से। और जैसा कि मुझे लगता है कि मैं तो एक्सप्लेनेशन में कोई भी कमी नहीं छोड़ता आपके लिए। तो इसके 2 भाग तो पढ़े हमने, एक आपकी कार्यपालिका हो गई, एक आपकी विधायिका हो गई, और तीसरी थी आपकी न्यायपालिका।
ज्यूडिशरी। और इसमें आपका आएगा आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, 124 से लेके 147 तक। ये वाला आपका आया आर्टिकल 79 से लेके 123 तक, जिसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्ति भी थी। और ये जो आपका कार्यपालिका है ये आपकी आई थी आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक। तो इसमें जो आएगा आपका आर्टिकल 124 से लेके, वैसे इसे 151 लिखो यहां, 151। और इसमें जो आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आपका 124 से लेके 147 जो न्यायपालिका है वो। अब न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? जो कार्यपालिका ने कानून लागू किए हैं, जो कानून, जो विधि बनाई है, जिस काम को किए जाने से मना किया है कि वो एक अपराध होगा अगर वो काम कोई करता है, तो कोई भी विधि बनाई गई, कोई भी कानून बनाया गया। जैसे आप जानते हो कि आपके अगर पिताजी ने किसी स्थान पर बैठने के लिए आपसे मना किया और फिर भी आप वहां पर पाए जाते हैं, तो आप सभी को पता है कि आपके पिताजी आपको किस प्रकार से प्रताड़ित करेंगे या फिर कैसे वो रोकेंगे आपको। तो ऐसे ही मान के चलो कार्यपालिका ने कुछ कामों को करने से मना किया और फिर भी आप नहीं मान रहे, उनका उल्लंघन कर रहे हो, तो उस समय में जो न्याय करने का काम करेगी वो करेगी आपकी न्यायपालिका। सजा व न्याय, सजा देने का या न्याय करने का कार्य करती है आपकी न्यायपालिका। और इसमें होता है आपका केंद्र का सबसे बड़ा जो आपकी न्यायपालिका मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक आती है। इसी में आपका एक और आता है आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। इसमें आएगा आपका CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसे बोलेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बताएंगे इसका काम क्या होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। कैसा मान के चलो कि कोई भी मंत्री या फिर कोई भी कैबिनेट से जो आपने मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री के मंत्री हैं जैसे राजनाथ सिंह हुए या फिर आपके अमित शाह हुए, जो आपके अमित शाह इस समय होम मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्रालय को संभाल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बोला कि हमें ऐसे इतने हथियारों की जरूरत है, हमें फ्रांस से और कुछ राफेल मंगाने हैं और राफेल की संख्या हमें 5 रखनी है और 5 जो राफेल आएंगे आपके, ऐसा मान के चलो कि 1000 करोड़ रुपए में आ पाएंगे। 1000 करोड़ या 50,000 करोड़ कुछ भी मान लो, इतने रुपए में आ पाएंगे। 1000 थोड़ा कम लग रहा है तो लो 50,000 करोड़ कर लो, ठीक है, इतने रुपए में आएंगे। अब मान लो महालेखा परीक्षक जो है आपके, जो रक्षा मंत्रालय के जो व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह, उनको पैसा दे दिया गया। अब महालेखा परीक्षक क्या करेगा? इन पैसों की ऑडिटिंग करेगा, अकाउंटिंग व ऑडिटिंग करेगा। कौन? महालेखा परीक्षक। ये क्या करेगा कि ये जो राजनाथ सिंह इतने पैसे लेकर जा रहे हैं, क्या ये सही स्थान पर खर्च कर रहे हैं? कितना पैसा किस चीज में इन्होंने खर्च किया, परिवहन में कितना हुआ, खाने पीने में कितना हो गया, निवास में कितना हुआ, कितने की सामग्री लेकर आए, वो सब वर्णन करता है कौन? महालेखा परीक्षक। और इन सभी बातों को, इन रिपोर्ट को वो देगा किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जी संसद में रखवाते हैं, संसद में उसकी फिर जांच की जाती है महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की। अब वर्तमान में ये दोनों काम अलग अलग होते हैं, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसमें। तो आर्टिकल 148 से लेके 151 तक आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है। और भाग 5 हमने आपको विस्तार में समझा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लो, जिसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो, यहां तक आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा तुम्हारे, और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए। नेक्स्ट है आपका भाग 6। भाग 5 में आपका संघ था और ऐसे ही भाग 6 में आपका राज्य है।
और इसका जो वर्णन किया गया है आपका आर्टिकल 152 से लेके 237 तक किया गया। जैसे आपके संघ की बात की थी ऐसे ही हम राज्य की बात करेंगे। सबसे पहले एक आर्टिकल जो सामान्य बात बताता है, सबसे पहला जो आर्टिकल है आपका 152, इसमें दी गई है परिभाषा किसकी? राज्य की। राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य होगा क्या। आर्टिकल 52 आपका बोलता है कि राज्य होगा क्या, इसको परिभाषित किया गया है। इसके बाद फिर से वही बात है आपकी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और आपकी न्यायपालिका। ये जो है आपकी 152 से लेके 167 तक इनका वर्णन किया गया है। कार्यपालिका 167 तक, 152 से लेके 167 तक। लेकिन ये किसकी है? राज्य की। ये विधायिका किसकी है? राज्य की। ये न्यायपालिका किसकी है? राज्य की। वो किसकी थी? संघ की या फिर केंद्र की। इसका वर्णन किया गया 168 से लेके 213। न्यायपालिका आपका 214 से लेके आपका 232 या 233 तक इसका वर्णन किया गया है। 237 तक लिखना है इसे, वही उसमें सीएजी जैसा रोल है, अभी आएगा। ठीक है, तो भाग 6 राज्य, आर्टिकल 152 से लेके इसमें बताया गया आर्टिकल 237 तक, 237 तक। आर्टिकल 153 से लेके 167 तक आपकी राज्य की कार्यपालिका के अबाउट में बताया गया है। देखो एक आर्टिकल 153 यहां पर, 152 तो वहां पर हो गया। आर्टिकल 153 बोलेगा आपका राज्यपाल, जैसे वहां पर राष्ट्रपति होता था यहां पर होता है आपका राज्यपाल। इसके बाद आपका जो आर्टिकल 163 और 164, 163 ये बोलेगा आपकी राज्य की मंत्री परिषद के अबाउट में। वहां पर केंद्र की थी और यहां पर राज्य की है, या आप बोल सकते हो सीएम, चीफ मिनिस्टर, इसी में आएगा आपका। आर्टिकल 165 165 ये बोलेगा आपका महाधिवक्ता के अबाउट में। वहां पर महान्यायवादी होता था और यहां पर होता है आपका महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल। तो कार्यपालिका में ये आपके मुख्य हैं। 153 आपका राज्यपाल, 163 आपकी राज्य की मंत्री परिषद या फिर जिसका जो मुखिया होगा आपका सीएम होता है। 165 में आपका महाधिवक्ता। इसके विपरीत अगर बात करें तो इससे पहले जो हम संघ में पढ़ रहे थे आर्टिकल 52 पढ़ा था, यहां पर आर्टिकल 74 पढ़ा था और यहां पर आर्टिकल 76 पढ़ा था। ये आपके केंद्र में थे और ये आपके राज्य में है। 153 में राज्यपाल, 163 में सीएम या राज्य की मंत्री परिषद, 165 में आपकी महाधिवक्ता, 164 में आपके राज्य के मंत्रियों के अबाउट में बताया जाता है। ऐसे ही इसके आगे आप विधायिका के अबाउट में देखेंगे। आर्टिकल 168 से लेके 213 तक बताया गया है आपकी विधायिका के अबाउट में। और यहां पर 168 में होता है आपका विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। वहां पर जो होती है आपकी संसद होती थी और यहां पर जो होगा आपका विधानमंडल होता है। ऐसे ही यहां पर 169 बोलती है आपकी राज्य परिषद या फिर विधान परिषद। 169 विधान परिषद और 170 बोलेगी आपकी विधानसभा। 168 में आपका विधानमंडल आएगा, 169 में आपका विधान परिषद, 170 में आपकी विधानसभा। इसे याद करने के लिए एक हम आपको तरीका बताते हैं। जैसे संसद जो थी आपकी 79 में आती थी, संसद कितने में आती थी? 79 में।
अगर आप इसमें 89 प्लस करोगे, 89 प्लस करोगे तो 168 होता है। 79 में अगर आप 89 प्लस करोगे तो 168 होता है। यहां पर क्या है आपकी संसद, और यहां पर राज्य में अगर आप आओगे तो यहां पर आपका विधानमंडल आएगा। ऐसे ही अगर बात करें 80 में जो आती थी आपकी, क्या आती थी, 80 में केंद्र में आता था आपका राज्यसभा। अब इसमें आप 89 ऐड करोगे तो आपका 169 होता है, और 169 में आती है आपकी विधान परिषद। ऐसे ही अगर आप लोकसभा की बात करें तो 81 में आपकी लोकसभा आती है। अगर इसमें आप 89 ऐड करोगे तो 170 होता है, और इसमें आपकी आएगी राज्य की विधानसभा। और दोनों समान होती हैं ये, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानमंडल और संसद। राज्य और केंद्र में अंतर है सिर्फ। यहां पर मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, अगर आप विधायिका पढ़ते हो तो विधायिका के सेम 89 के अकॉर्डिंग ऐसे ही आर्टिकल्स अगर आप ऐड करोगे तो जो आर्टिकल आपका संसद में चल रहा होगा उसमें 89 जोड़ोगे, 89 जोड़ोगे तो आप राज्य के विधानमंडल में पहुंच जाओगे। जो बातें आपकी केंद्र में होती हैं वो बातें आपकी विधानमंडल में होंगी। स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, यहां तक क्लियर हुआ। अभी विधायिका में आपका एक पॉइंट और रह गया है। जैसे आपने संसद के साथ पढ़ा था आर्टिकल 123, 123, ऐसे ही यहां पर आप 213 में एक शक्ति पढ़ोगे जो राज्यपाल के पास होती है, जिसे आप अध्यादेश की शक्ति बोलोगे। वहां पर संसद सत्र में नहीं थी तो क्या यहां पर विधानमंडल सत्र में रहेगा? वो भी ऐसी छुट्टी पर जा सकता है जैसे संसद केंद्र से जा रही थी। तो आर्टिकल 213 नोट, राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्ति, आर्टिकल 213, इसे और नोट करना उसी के साथ। आर्टिकल 213 बोलेगा राज्यपाल की विधायी शक्ति के अबाउट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आप न्यायपालिका के अबाउट में। राज्य की न्यायपालिका, आर्टिकल 214 से लेके 232, इसमें जो आएगा आपका आता है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक आपका उच्च न्यायालय, और आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक आपका आएगा अधीनस्थ न्यायालय। जितने भी राज्य में छोटे छोटे जिला वगैरह न्यायालय होते हैं उनके बारे में अधीनस्थ न्यायालय। हाई कोर्ट के नीचे आने वाले जितने भी न्यायालय, जिला कोर्ट हों आपके, उनके अबाउट में वर्णन करेंगे आर्टिकल 233 से लेके 237 तक। भाग 6 भी यहां पर क्लियर हुआ। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर इतना समझने के बाद बहुत ही काफी वस्तुएं आपको यहां से मिलने वाली हैं, बहुत सारी बातें आप जानने वाले हो और जान रहे हो, मैं ऐसी अपेक्षा कर रहा हूं। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना इसका भी, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट जो होने वाला है आपका भाग 7। भाग 7 चलो भाग 7 इसमें आपका पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य क्षेत्र। भाग खा के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 237 तक पढ़ा था। आर्टिकल 238 जो सिर्फ आपका एक परफॉर्मेंस, एक तरह से जो नोटबुक में लिखने के लिए ऐसे याद रखना या मत रखना कोई जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तरह से इसका निरसन किया जा चुका है, रिप्लीट कर चुके हैं इसे, ये निरसित है। निरसित मतलब ये समाप्त है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे भाग 8। भाग 8 में जो आपका आएगा संघ राज्य क्षेत्र, और इसमें आपके आएंगे आर्टिकल 239 से लेके 242, 239 से लेके 242 नोट करना। संघ राज्य क्षेत्र, नोट करो। अरे भाग 8 आपका संघ राज्य क्षेत्र आता है। इसमें वर्णन किया जाता है जैसे दिल्ली, आपका जो दिल्ली है उसमें जो विधानसभा का जो हमने निर्माण किया गया है, वहां के लिए जो सीएम की पावर दी गई है कि वहां पर जो विशेष प्रावधान किए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग बोल सकते हो आप ऐसे क्षेत्र जहां पर केंद्र के द्वारा कंट्रोल की जाती है, कुछ विशेष कानून वहां पर दिए गए हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली में आपका सीएम होता है। अगर बोले पांडुचेरी या फिर आपका दिल्ली और पांडुचेरी दोनों में आपके सीएम बनते हैं। अगर बोला जाए कि चंडीगढ़ आपकी जो यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की अगर बात करें तो वहां पर क्या कोई विधानसभा है, लेकिन पांडुचेरी में आपकी विधानसभा है, दिल्ली में भी आपकी विधानसभा है। तो ये जो विशेष क्षेत्र भाग 8 में इसके अकॉर्डिंग इनका वर्णन किया गया है। संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर या फिर विफल हो जाने पर राष्ट्रपति किस प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, कैसे राष्ट्रपति शासन लगेगा, वो जो कानून लिखा गया है वो तो आपका अगर अलग जाके भाग 18 में आएगा आपात उपबंध में, लेकिन वर्णन यहां से हुआ है ऐसी राज्यपाल के अबाउट में। तो भाग 8 में आपके संघ राज्य क्षेत्र आएंगे आर्टिकल 239 से लेके 42 तक। किसी दिन इसमें भी आपको बता देंगे क्या क्या होता है, जब अनुच्छेद बताएंगे तब। तो भाग 8 हुआ। इसके बाद है आपका भाग 9 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका आर्टिकल 243 भाग 9 पंचायत या फिर ग्राम पंचायत, जो टॉपिक हम इस समय पढ़ रहे हैं, जिसे पढ़ने में आपको बिल्कुल भी रुचि नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायत आर्टिकल 243, 243 में भी बात करें तो आर्टिकल 243 के ए से लेके ओ तक इसका वर्णन किया गया है। लगभग 16 आर्टिकल्स इसमें आते हैं, 16 आर्टिकल हैं इसमें। ग्राम पंचायत भाग 9। इसके बाद ग्राम पंचायत भाग 9 में आएगा 243 में ए से लेके ओ तक। फिर इसका 9 का ए, भाग 9 का ए, और इसमें आपकी आती हैं नगर पालिकाएं।
नगर पालिकाएं। और ये जो आर्टिकल आते हैं आपके आर्टिकल 243 से लेके वो तक हो गया 243 पी से लेके जेड जी ABCDEFG जेड आएंगे, फिर जेड जी तक इसका वर्णन किया गया है। जेड जी ऐसे लिखना है स्मॉल में, जेड जी तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी में आपकी सहकारी संस्थाएं और आती हैं जेड जी के अकॉर्डिंग ही। इसके बाद आता है आपका भाग 10, इधर लिख दे रहा हूं भाग 10, और इसमें आती हैं आपके SC एंड ST अनुसूचित जाति एवं जनजाति, इनके बारे में वर्णन किया गया है। जाति व जनजाति, ग्राम पंचायत के अबाउट में आपको जानना है तो मैं भाग 9 जो आपको पिछली वीडियो कराई है उसके अबाउट में वहां से जान सकते हो। नगर पालिकाएं आपकी जैसे ग्राम पंचायत हैं, शहरों के लिए हमने नगर पालिकाओं की व्यवस्था की है। भाग 10 में आपकी जनजाति आर्टिकल 243 244 244 से लेके और आपके आर्टिकल 244 में ही इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 244 भाग 10 आर्टिकल 244 44 से लेके इसका ए और है आर्टिकल 244 का ए, 2 आर्टिकल्स हैं जिसमें इनका वर्णन किया गया है जनजाति और जाति के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाग 10 तक हो गया, आर्टिकल 244 भाग 10। नेक्स्ट है आपका भाग 11 और इसमें आता है आपका संघ व राज्यों के बीच संबंध, और ये आएगा आपका आर्टिकल 245 से लेके 263 तक इसमें वर्णन किया गया है। इसमें भी अगर देखें तो इसमें कुछ अध्याय हैं, कुछ पार्टीशन हैं इसमें। अगर अध्याय 1 देखें इसी के अकॉर्डिंग तो पहला है इसमें विधायी, मतलब कानून बनाने का, निर्माण करने का विधायी उपबंध। और इसमें आपके आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक आते हैं, किस प्रकार से कानून बनाएंगे, राज्य सूची जो केंद्र सूची के अकॉर्डिंग है क्या क्या कानून बनाएंगे उसका वर्णन इसमें किया गया है। आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। ऐसे ही आपके ये जो अध्याय 2 इसमें आता है आपका प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, और इसमें आएगा 256 से लेके आपका 63 तक, 256 से लेके 63 तक। अब देखो संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, एक तो विधायी उपबंध, दूसरे प्रशासनिक उपबंध, मतलब कानून क्या क्या होंगे, क्या क्या विधि निर्मित की जाएंगी, और प्रशासन एक तरह से कार्यपालिका कैसे चलेगी, जो कार्यकारी कार्य हैं कैसे होंगे, प्रशासनिक मामले कैसे देखे जाएंगे। तो ये किसके अबाउट में बताया गया है, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। जल्दी से इसे नोट करना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो।
चलो, तो आज के लिए बस हम इतना ही देखेंगे। भाग 11 तक हम आपको करा चुके हैं, इसके आगे का जो होगा हम अगली वीडियो में आपके लिए पेश करेंगे। आई होप के ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको इस वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास किया है, और जितने भी मुख्य क्वेश्चंस हैं आपके भाग से या फिर जो अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, इसके बाद हम आपके लिए एक अनुच्छेद की क्लास और लेंगे, और जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे हमने भाग को पढ़ा है ऐसे ही हम आपको आर्टिकल्स के अबाउट में पढ़ा देंगे। और मैं ऐसा समझता हूँ इनको करने के बाद आपके एसएससी या फिर पुलिस लेवल के जो एग्जाम है उसके लिए पॉलिटी इतनी ही क्लासों में समाप्त हो जाती है। अगर डीप और पढ़नी है, अगर आपको लगता है और अच्छे से पढ़नी है, तो बहुत ही जल्द हम आपके लिए कोई बढ़िया तरह से ऐसे ही पार्ट्स या फिर पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट करवाएंगे बहुत ही जल्द, ऐसा हम विचार करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारा चैनल और हमारा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आता है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए और जल्दी से हमें आपके सामने लाइव आने का मौका प्रस्तुत करवाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अपने जैसे भाइयों तक दूर दूर तक फैलाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।